हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने एस्टेट पीजीटी फिजिक्स 2022 के अपने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। सो आइए आज देखते हैं हम आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए कैपेसिटर ऑफ वैल्यू 200 माइक्रोफैराड चार्ज टू 200 वोल्ट इज डिस्चार्ज्ड separately through resistance wire of 2 ohm and 8 ohm, then heat produced will be respectively। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी क्या है हमारी 200 माइक्रो फैराड है, उसको चार्ज कर रहे हैं 200 वोल्ट की, हमारी वोल्टेज कितनी है 200 वोल्ट की बैटरी है, एंड देन उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं सेपरेटली। ठीक है, थ्रू रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 8 ओम के थ्रू, रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम के थ्रू एंड 8 ओम के थ्रू उसको डिस्चार्जिंग कर रहे हैं, तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी हमसे पूछा है। ठीक है, अब देखो यहां से जब किसी कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हैं तो कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग में तो सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होती है वो सारी डिसिपेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जो हमारी हीट प्रोड्यूस होती है वो इंडिपेंडेंट होती है हमारी आर के। तो जितनी इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी वही क्या होगी हमारी दोनों केसेस में क्या होगी हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है हमारा, जैसे देखो हमें टोटल एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर कितनी होती है हमारी टोटल एनर्जी, E इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ इंटू सी कितना गिवन है हमें 200 माइक्रोफैराड, तो 200 इंटू 10 की -6 इंटू वोल्टेज है हमारी 200 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 4 जूल। तो यहां से हमारी जो एनर्जी आई है वो कितनी आई है 4 जूल। अब ये जो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड है ये सारी हमारी डिस्चार्जिंग के दौरान डिसिपिएट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो as on discharging all the energy stored is dissipated in the form of heat. So heat produced is independent of R. Heat produced is independent of R. ठीक है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी कि हम कितना ओम का कनेक्ट कर रहे हैं कि 2 ओम है या 8 ओम। दोनों ही केसेस में हमारी क्या होगी सेम हमारी हीट प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे कितनी हम अपनी एनर्जी स्टोर्ड है 4 जूल, तो हीट प्रोड्यूस भी कितनी होगी दोनों केसेस में 4 जूल। तो यानी हमारा ऑप्शन 1 है जो 4 ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है यहाँ से करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड में क्या है, एन इंडक्टिव कोइल एंड ए कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। If L equal to 1 millihenry and C equal to 0.1 microfarad, then what can be the maximum value of resistance of the coil so that the circuit remain oscillating। देखो यहाँ पे ये LCR सर्किट से क्वेश्चन है हमारा, इसमें रेजिस्टेंस पूछा है हमसे और L और C की वैल्यू गिवन है। ठीक है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारा R का कि R हमारा क्या होता है R इज इक्वल टू √L/C। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ पे हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी और हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, L की देखो L क्या गिवन है 1 मिली हेनरी, यानी मैं इसको लिख सकती हूँ 1 इंटू 10 की -3 अपॉन में ये कितना है 0.1 माइक्रोफेराड, यानी 0.1 इंटू माइक्रो यानी 10 की -6 फेराड। ठीक है, तो यहां से अगर हम R निकालते हैं इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1 इंटू 10 की -3, इसको लिखेंगे 1/10 यानी ये अपना आ जाएगा 10 की -7 यानी 10 की पावर -3 प्लस 7 रूट, तो यहां से 10 की पावर 4 रूट, तो यहां से आ गया ये R इक्वल टू हमारा 100 ओम। ठीक है, तो यहां से हमारा कौन सा ऑप्शन C यहां से हमारा करेक्ट हो जाता है फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, इफ JS इज इक्वल टू 30 माइक्रो एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। JS क्या है
saturation current density and Ga equal to 2 ampere per second square, ये क्या अपनी फॉरवर्ड करंट डेंसिटी, एंड E by KT दे रखा है 46.06 पर वोल्ट। द वैल्यू ऑफ द अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज, अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू पूछी है हमसे फॉर द पीएन जंक्शन डायोड। अब देखो पीएन जंक्शन डायोड में यहाँ पे हम डायोड करंट इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है, वहां से हम वोल्टेज की वैल्यू हमें कैलकुलेट करेंगे। तो डायोड करंट इक्वेशन क्या होती है अपनी, डायोड करंट इक्वेशन, तो अकॉर्डिंग टू डायोड करंट इक्वेशन I इज इक्वल टू आई एस ई की पावर ई वी बाई ईटा के टी माइनस 1, एंड ईटा क्या होता है हमारा 1 होता है फॉर जर्मेनियम, तो यहाँ पे ईटा क्या हो जाएगा 1। अब ये करंट की टर्म्स में है हमारी, इसको हम करंट डेंसिटी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, कैसे हमारी J इज इक्वल टू जे एस ई की पावर ई वी बाई के टी माइनस 1, ठीक है। अब ये करंट इक्वेशन हमें पता होनी थी, बस फिर दोनों वैल्यूज हमें गिवन है, वोल्टेज की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है फॉरवर्ड की, ठीक है। अब देखो कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा J बाई जे एस इज इक्वल टू ई की पावर ई वी बाई के टी माइनस 1। J बाई जे एस, J कितना गिवन है 2 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, यानी 2 बाई में ये है 30 माइक्रो एम्पियर, यानी 30 इंटू 10 की माइनस 6 इज इक्वल टू ई की पावर ई वी बाई के टी माइनस 1। अब यहाँ से कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा 1 बाई 15 इंटू 10 की पावर 6, यानी 0.66 इंटू 10 की पावर 6, ये आ जाएगा अपना 0.6666 इंटू 10 की पावर 6 इज इक्वल टू ई की पावर ई वी बाई के टी माइनस 1। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे, देखो 0.66 है हमारा इंटू 10 की पावर 6, अगर मैं इसको इसमें पावर में लूँ अपना 2 बाई 30 यानी 1 बाई 15 0.6 यानी 6.66 समथिंग, तो यहाँ से ये आ जाएगा जैसे 6.6666 में अगर मैं इसको ये 10 की पावर 6 है इसको इसके अंदर इंक्लूड करूँ, तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 66666.6, ठीक है, इज इक्वल टू ई की पावर ई वी बाई के टी माइनस 1। ये कैलकुलेशन के लिए मैं कर रही हूँ इसको ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर लिखें हम, इसमें ये क्या करेगा 1 ऐड करेंगे, तो यहाँ से ये आ जाएगा 66667.6 इज इक्वल टू ई की पावर ई वी बाई के टी, ठीक है। अब यहाँ से देखो ई वी बाई के टी, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 6.66 इंटू 10 की पावर 4 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ई वी बाई के टी। अब इसको सोल्व करो, देखो 10 की पावर 4 है, तो यहाँ से अब दोनों साइड लोग लेंगे, तो टेकिंग लोग बोथ साइड, टेकिंग लोग बोथ साइड, ठीक है। अब लोग नेचुरल ले रहे हैं, ठीक है, लोग नेचुरल होता है, लेकिन बेस 10 में हमें ये वैल्यूज गिवन है, तो बेस 10 में हम वैल्यू यूज करेंगे बाद में, ठीक है। अब देखो लोग 6.66 इंटू 10 की पावर 4 इज इक्वल टू ई वी बाई के टी, तो यहाँ से आ जाएगा लोग 6.66 प्लस 4, क्योंकि लोग 10 की पावर 4 तो अपने क्या जाएगा 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू ई की पावर एक्सपोनेंशियल कैंसल, तो ये आ जाएगा ई वी बाई के टी। तो यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये बेस ई है, नेचुरल बेस है, लोग 2 इंटू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू ई वी बाई के टी। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकती हूँ कि लोग 2 प्लस लोग 3 प्लस 4 इज इक्वल टू ई वी बाई के टी। यहाँ से अब इसको सोल्व करो, लोग नेचुरल लोग है, तो इसको क्या लिखते हैं 2.303 बेस 10 में 2.303 लोग 10, तो इसको लिख सकती हूँ 2.303 इंटू लोग 2 प्लस बेस 10 लोग बेस 10 3 प्लस 4 वैल्यू इज इक्वल टू ई वी बाई के टी। अब यहाँ से देखो इसको सोल्व कर लेना कैलकुलेशन, लोग 2 की वैल्यू हमें गिवन है 0.3010 एंड इसकी है 0.4771, लोग 2 प्लस लोग 3 दोनों को ऐड करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा 0.7781, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2.303 इंटू
0.7781 प्लस 4 इज इक्वल टू EV/kT। तो यहाँ से अब कैलकुलेट करेंगे हम, ये आ जाएगा अपना 4 इसमें ऐड करेंगे तो ये 1.1 समथिंग, 1.1 को 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू निकाल लेना वोल्टेज की E/kT, एंड E/kT की वैल्यू हमें गिवन है ये रही 46.06। तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करना, तुम यहाँ से आ जाएगी हमारी 1.1 समथिंग, तो 2.303 इंटू 1.11 समथिंग और इंटू में E/kT हमारा कितना आ जाएगा, V की निकालनी है हमें, यानी kT/E की वैल्यू है अपनी 46.6, यानी E/kT डिवाइड में 46.06। तो यहाँ से V की वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.25 के अप्रोक्स, 0.25 वोल्ट, ठीक है। तो ये ऐसे कैलकुलेशन करनी थी इसकी पूरी। ऑप्शन ए यहाँ से हमारा क्या हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट में देखो क्या गिवन है, ए वेसल कंटेन्स ऑयल ओवर मर्करी, द डेंसिटी ऑफ द ऑयल एंड द मर्करी आर 0.8 ग्राम पर सीसी एंड 13.6 ग्राम पर सीसी। A homogeneous sphere floats in this vessel with half its volume immersed in mercury and other half in the oil. The density of the material of the sphere is. देखो अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है कि हमें एक वेसल गिवन है जिसमें आधा तो हमारा मरकरी फिल है और आधा अपना ऑयल फिल है। एक स्फीयर है जो इसमें फ्लोट कर रहा है और ये जो स्फीयर है ये कह रहे हैं कि आधा तो मरकरी में डूबा हुआ है और आधा अपना ऑयल में है। हमें क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर, डेंसिटी निकालनी है इसकी स्फीयर की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आर्किमेड प्रिंसिपल लगेगा। आर्किमेड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, अगर वो लिक्विड में उसको इमर्स करते हैं तो लिक्विड उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करता है, उस परपेंडिकुलर फोर्स को ही हम क्या बोलते थे, बायोनेंट फोर्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा आधा ऑयल में है ये और आधा मरकरी में है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम हो जाएगा अपना स्फीयर का वो क्या हो जाएगा, V हाफ, मतलब हाफ हो जाएगा। V अगर V स्फीयर का माने तो कितना हो जाएगा, V स्फीयर बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो टोटल वेट ऑफ द स्फीयर है, वेट ऑफ द स्फीयर है वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द बायोनेंट फोर्स के, सम ऑफ बायोनेंट फोर्स की। अब वेट ऑफ द स्फीयर कैसे आएगा हमारा, वेट ऑफ द स्फीयर m इंटू जी, और m की जगह यहाँ पे डेंसिटी की टर्म्स में गिवन है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, रो वी जी इज इक्वल टू सम ऑफ द बायोनेंट फोर्स। अब देखो सम ऑफ द बायोनेंट फोर्स क्या आएगा, अब एस स्फीयर इज immersed in half in oil and other half in mercury, ठीक है। तो यहां से जो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होगा वो क्या होगा, V स्फीयर बाई 2। तो यहां से क्या आ जाएगा अपना V स्फीयर बाई 2 इंटू रो ऑफ ऑयल इंटू जी प्लस, अब ऑयल का हो गया हमारा, अब क्या आ जाएगा मरकरी का कितना आएगा, V स्फीयर बाई 2, हाफ इसमें इमर्स्ड है, इंटू रो ऑफ मरकरी Hg इंटू जी, ठीक है। यहां से देखो अब अपना V स्फीयर है, ये भी अपना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैंसिल, जी कैंसिल, तो यहां से क्या बचेगा, रो इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो ऑफ ऑयल प्लस डेंसिटी ऑफ मरकरी। तो यहां से वैल्यू पुट कर दो बस, हाफ ऑफ मरकरी, ऑयल की और मरकरी की कितनी डेंसिटी गिवन है, 0.8 एंड 13.6, तो 0.8 प्लस 13.6 बाई में 2, तो यहां से ये अपना आंसर आ जाएगा 7.2 ग्राम पर सीसी, ठीक है। तो यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना हम। नेक्स्ट में देखो क्या गिवन है, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वाटर है 10 डिग्री सेल्सियस पे है और उसका कितना है अपना मास 20 ग्राम,
एंड उस स्टीम को पास करा रहे हैं वाटर से। व्हेन वाटर एक्वायर ए टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस देन द मास ऑफ द वाटर प्रेजेंट विल बी, मास पूछा है वाटर का। तो यहाँ पे देखो जितनी हीट लॉस होगी स्टीम से उतनी ही वाटर क्या करेगा, गेन करेगा। तो यहाँ पे हीट लॉस बाय द स्टीम, ठीक है, हीट लॉस बाय स्टीम शुड बी इक्वल टू द हीट गेन बाय वाटर, हीट गेन बाय वाटर। अब कितनी हीट लॉस होगी स्टीम से, ml प्लस mcv dt इज इक्वल टू कितनी हीट गेन होगी अपनी mcv dt। अब यहां पे देखो ml, m अपना मास है, m इंटू l लेटेंट हीट, लेटेंट हीट कितनी है अपनी स्टीम की 540, तो 540 प्लस mcv dt, m क्या है मास ऑफ द वाटर। अब मास ऑफ द वाटर तो हमें निकालना है, तो m cv है अपनी 1 इंटू dt। अब dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, पहले कितना था 100 डिग्री सेल्सियस और फिर 80 डिग्री सेल्सियस पे चेंज हो रहा है, यानी 100 माइनस 80 शुड बी इक्वल टू mcv dt। m देखो m इंटू cv, यहाँ पे क्या है ये मास ऑफ द वाटर 20 ग्राम, ठीक है, तो यहाँ से क्या है 20 ग्राम इंटू cv 1 एंड dt। चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, चेंज इन टेम्परेचर अपना 10 डिग्री सेल्सियस से वाटर का कितना 80 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है, यानी 80 माइनस 10 70 डिग्री चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो अब 540 m प्लस 100 माइनस 80 यानी 20 m इक्वल होगा कितने 20 इंटू 70। तो यहाँ से अगर मैं m कैलकुलेट करूँ 540 प्लस 20 यानी 560 m इक्वल टू 20 इंटू 70, तो m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20 इंटू 70 बाय में 560, तो ये आ जाएगा हमारा 1400 अपॉन में 560। तो यहाँ से अगर इसे कट करेंगे 14 4 जा तो 10/4, यानी हमारा कितना आ जाएगा अप्रोक्स आंसर 10/4 22.5 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा था, मास ऑफ द वाटर पूछा था, तो मास ऑफ द वाटर, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में क्या गिवन है, राउंड ऑफ टू द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। देखो राउंड ऑफ का है ये अपना, ठीक है, क्लास 11 से है। इसमें क्या करना है, बस ऐड करना है और राउंड ऑफ के रूल पता होने चाहिए कि 25.214 प्लस 104.6 9.0320 प्लस 4.36, ठीक है। अब इसको हम ऐड करेंगे, ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा 143.20, ठीक है, 143.260 ये आ जाएगा हमारा। अब देखो अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो राउंड ऑफ के रूल क्या है, रूल नंबर 1 कि सिग्निफिकेंट डिजिट जो होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, मस्ट बी 4 एंड डेसिमल प्लेस के बाद 1 डिजिट, यानी यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा 143.2 आफ्टर राउंड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपना हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, ए रेडार हैज ए पावर ऑफ 1 किलोवोल्ट एंड इज ऑपरेटिंग एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ गीगाहर्ट्ज। एक रेडार है जिसकी पावर है 1 किलोवोल्ट एंड वो ऑपरेट कर रही है हमारी गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे, एंड इट इज लोकेटेड ऑन द माउंटेन टॉप ऑफ 500 मीटर, ठीक है। ये अपनी 500 मीटर की हाइट पे है। द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच इट कैन डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज। तो हमसे पूछा है कि कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस तक ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पाएगी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो देखो इसमें क्या गिवन है कि जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है, अर्थ की रेडियस हमने मान ली कैपिटल R है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अर्थ के सरफेस से 500 मीटर की हाइट पे यहाँ पे एक रेडार है, ठीक है, 500 मीटर की हाइट पे। तो H इक्वल टू मैंने मान ली 500
मीटर है। तो अब पूछा है कि कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस तक ये रेडार है अर्थ के सरफेस पर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पाएगी। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि यहाँ पे क्या है कि इतनी, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये वाली जो है हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस है जहाँ तक ये क्या कर रही है, डिटेक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट को। तो ये वाली मैक्सिमम डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। लेट मैंने मान ली ये डिस्टेंस है हमारी d। ठीक है, ये r है तो ये वाली भी हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस r हो जाएगी। ठीक है, ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से ये सिंपल पाइथागोरस लगा के हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कैसे करेंगे देखते हैं। देखो यहाँ पे लेट हमने मान लिया कि लेट d क्या है, हमारी डिस्टेंस बिटवीन द रेडार, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द रेडार एंड द पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये मैंने मान लिया पॉइंट P है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब देखो मेरे को ये d कैलकुलेट करनी है तो सीधा पाइथागोरस लगा दूंगी। यूज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। इसमें क्या लगेगा अपना, d स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये अपनी हाइट कितनी है, r प्लस एच, तो r प्लस एच का स्क्वेयर माइनस r स्क्वेयर। तो यहाँ से d स्क्वेयर कैलकुलेट करो, r स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर प्लस 2hr माइनस r स्क्वेयर। तो r स्क्वेयर से r स्क्वेयर कैंसिल, तो ये बच गया हमारा h स्क्वेयर प्लस 2hr। अब देखो ये जो हमारी हाइट है 500 मीटर है और r हमारी कितनी होती है, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर रेडियस ऑफ अर्थ। तो h जो है हमारी लेस देन है r के, तो मैं h को नेग्लेक्ट कर सकती हूँ। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि d स्क्वेयर इज इक्वल टू 2hr। तो यहाँ से जो d आ जाएगा हमारा आएगा अंडर रूट 2hr। अब वैल्यू पुट कर दो, h कितनी है हाइट 500 मीटर, तो रूट ऑफ 2 इंटू 500 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁶। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 6.4 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 10⁶। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 80 किलोमीटर जो है अप्रोक्स ये डिस्टेंस निकल के आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में देखो क्या है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर बिकम 7/6 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू इफ ए डाई इलेक्ट्रिक शीट ऑफ थिकनेस 2d/3 इज इंट्रोड्यूस इन बिटवीन द प्लेट्स। क्या बोल रहे हैं इसमें कि एक कैपेसिटर है जिसके कैपेसिटर उसमें क्या कर रहे हैं, एक डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करा रहे हैं थिकनेस 2d/3 का, तो उसकी कैपेसिटी है वो चेंज हो जाती है 7/6 टाइम्स हो जाती है उसकी ओरिजिनल वैल्यू के। ओरिजिनल वैल्यू मीन्स विदाउट डाई इलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस की वैल्यू थी। तो देखो यहाँ पे अगर मैं लूँ कि विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, मैंने कैपेसिटेंस उसका अगर C1 मानती हूँ तो C1 इज इक्वल टू क्या होता है विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, E0 A/d। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैपेसिटर एक गिवन है, उसके बीच में अब क्या कर रहे हैं सेकेंड केस में कि एक डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, कि ये एक डाई इलेक्ट्रिक अगर इंट्रोड्यूस करा देते हैं, थिकनेस है इसकी 2d/3 की, तो विद डाई इलेक्ट्रिक शीट अब कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा हमारा C2। तो ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला होता है E0 A/d 1 माइनस T 1 माइनस 1/k। ठीक है, अब देखो यहाँ पे E0 A/d, ठीक है, यहाँ पे अपना 1 नहीं होता, d माइनस टी फॉर्मूले में। ठीक है, d माइनस टी 1 माइनस 1/k। तो यहाँ से देखो अब मैं कॉमन ले लेती हूँ, अगर E0 A/d माइनस थिकनेस की जगह वैल्यू पुट करूंगी 2d/3 1 माइनस 1/k। अब d कॉमन लूँ तो E0 A/d 1 माइनस 2/3 1 माइनस 1/k। ठीक है, यहाँ से E0 A/d क्या होता है C1 है, तो C2 यहाँ पे क्या आ जाएगा C1/1 माइनस 2/3 प्लस 2/3k। तो C2/C1 की रेशियो यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये C1 इसके नीचे ले आओ, C2/C1 वो हमें गिवन है कितनी 7/6,
क्यों? क्योंकि हमें गिवन था C2 इज इक्वल टू 7/6 ऑफ C1, तो C2/C1 इक्वल टू 7/6 इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3 यानी 1/3 प्लस 2/3 की, तो 1/3 प्लस 2/3 की। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सोल्व कर देंगे, बस हम सोल्व करो इसको, क्या आ जाएगा हमारा 7 इंटू 1/3 प्लस 2/3k इज इक्वल टू 6, तो 7/3 प्लस 2/3k इक्वल टू 6। तो यहाँ से अगर k की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी ये आ जाएगी 14/11। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए है, जो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, फोटोन हैज द सेम वेवलेंथ एज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन व्हिच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट। हमसे इनमें से रिलेशन पूछे हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन में हमें ऑप्शन दिए गए हैं, और क्या गिवन है हमें कि लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू है लैम्डा ऑफ फोटोन। तो यहाँ से अब देखो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसे हम कैसे लिख सकते हैं h/m इंटू वी। लैम्डा ऑफ फोटोन को कैसे लिख सकते हैं h/m मास ऑफ फोटोन इंटू c। तो यहाँ से h से h कैंसिल, m इंटू वी इज इक्वल टू m फोटोन इंटू c, यानी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो मोमेंटम तो दोनों का इक्वल आ गया, यानी ऑप्शन ये दोनों हमारे क्या हो जाते हैं इनकरेक्ट। अब देखो एनर्जी चेक कर लेते हैं, एनर्जी में देखो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट करो। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे Pe²/2me, बाय में एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या लिखोगे P इंटू P क्या है फोटोन का वो मोमेंटम इंटू C। तो यहाँ से देखो P इक्वल टू PH है, तो यहाँ पे PH को क्या लिखेंगे मोमेंटम फोटोन को मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, तो एक पावर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा Pe/2me इंटू C। P को क्या लिख सकते हो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन m इंटू वी, बाय में 2me इंटू C। तो me से me कैंसिल, क्या बच गया हमारा यहाँ पे V/2C। ठीक है, कौन से ऑप्शन में, तो V/2C एनर्जी का रिलेशन ऑप्शन सेकंड में, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे क्या हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, अल्ट्रासोनिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 किलोहर्ट्ज आर प्रोड्यूस्ड इन वाटर बाय रेडिएटिंग डिस्क हैविंग अ डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, द width ऑफ द मेन बीम एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इज। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि एक ट्रांसमीटर है जिसका सर्कुलर एपर्चर है एंड उसका डायमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर, यानी 0.4 मीटर उसका डायमीटर गिवन है ट्रांसमीटर का, एंड वो वाटर में अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस कर रहा है कितनी फ्रीक्वेंसी की 50 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की, और हमसे पूछा है कि उसकी सर्कुलर एपर्चर से 100 मीटर के डिस्टेंस पर जो मेन बीम होगी उसकी क्या विड्थ होगी। ठीक है, जो वेव होगी उसकी क्या विड्थ होगी, ये पूछा है हमसे। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमें क्या गिवन है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है अल्ट्रासोनिक वेव की 50 किलो हर्ट्ज, और हमें क्या गिवन है 40 सेंटीमीटर डायमीटर। ठीक है, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर एपर्चर लिख सकती हूँ मैं, डायमीटर ऑफ सर्कुलर एपर्चर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 मीटर। यहाँ से डायमीटर गिवन है हमें, और हमसे पूछा है विड्थ ऑफ द मेन बीम। अब देखो यहाँ पे ये वाटर में अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस कर रहा है, हमें एक स्पीड का पता है कि स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर 1500 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, स्पीड गिवन है, हम वेवलेंथ निकाल लेंगे। पहले वेवलेंथ निकालो, क्या होती है अपनी स्पीड बाय में फ्रीक्वेंसी, तो स्पीड कितनी है अपनी 1500 मीटर पर सेकेंड, एंड फ्रीक्वेंसी है 50 किलो हर्ट्ज, यानी 50 इंटू 10⁻3, यानी 1500 बाय में 50,000। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा कितनी आ जाएगी 0.03 मीटर। ठीक है, लैम्डा आ गई। अब देखो एंगुलर विड्थ निकाल लो, ये डायफ्रैक्शन में एंगुलर विड्थ जो होती है सर्कुलर एपर्चर वाले में, तो एंगुलर विड्थ का क्या फॉर्मूला होता है, एंगुलर विड्थ का थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई डी, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर एपर्चर। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें 1.22 इंटू 0.03,
बाय में डी यानी 0.4, तो यहाँ से थीटा जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 0.0915 रेडियंस। थीटा आ गया। अब हमें क्या बताना है, एट 100 मीटर, 100 मीटर के डिस्टेंस पे हमें विड्थ बतानी है, ठीक है। अब एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर क्या हो जाएगी, एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर जो विड्थ होगी, विड्थ इक्वल टू डिस्टेंस इनटू थीटा एंगुलर विड्थ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 2r थीटा विड्थ का, तो 2 इंटू 100 इंटू थीटा, थीटा कितना आया है हमारा 0.0915, 0.0915। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा अप्रोक्स जो आंसर आएगा वो 18 मीटर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आज हमने अपने एस्ट्रेट पीजीटी फिजिक्स 2022 के अपने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।